हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है नजीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब इस केस में क्या हुआ, क्रिमिनल केस है ये। तो इस केस में नजीम जो कि अक्यूज है, उस पर इल्जाम लगा कि उसने एक 10 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया है। ठीक है। और प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस था कि कुछ विटनेसेस ने देखा है इस बच्चे के साथ नजीम को, और बस इसी थ्योरी पर नजीम को के अगेंस्ट केस बना दिया और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब जो ये विटनेसेस थे ये नजीम को नहीं जानते थे, दे वर स्ट्रेंजर्स टू नजीम। बावजूद इसके कि वो नजीम को पहले से नहीं जानते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर टीआईपी कंडक्ट नहीं करवाया गया और कोर्ट में ही मैजिस्ट्रेट के सामने डॉक आइडेंटिफिकेशन करवाया गया। ठीक है। अब पहचान करवाने के दो तरीके होते हैं। पहचान क्यों करवाई जाती है कि भाई एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आदमी क्राइम में इन्वॉल्व था। क्यों? क्योंकि मैंने इस आदमी को देखा जुर्म करते हुए। अब या फिर किसी ऐसे फैक्ट में या किसी कहानी के किसी ऐसे इवेंट में जहाँ पे इसका क्राइम से कनेक्शन बन जाता है। तो द फैक्ट कि आदमी कह रहा है कि मैंने इसे देखा था, ये फैक्ट जो है ये इसके इन्वॉल्वमेंट को क्राइम के ट्रांजैक्शन में एस्टैब्लिश करता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट इसे कवर करता था, सेक्शन 7 बीएसए इसे कवर करता है। ओके। अब आइडेंटिफिकेशन को यूं ही क्रेडिबल नहीं मान लिया जाता। टीआईपी जब कंडक्ट करवाई जाती है तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस में इन्वेस्टिगेशन के कंडक्ट करवाई जाती है, ताकि उस विटनेस की जो टेस्टिमनी है उस पर रिलाई किया जा सके, वो क्रेडिबल बनाई जा सके। अगर वो कह रहा है कि मैंने इस व्यक्ति को देखा था, या फिर मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा था जो ऐसा दिखता था वैसा दिखता था, वो वहां जा रहा था यहाँ जा रहा था, उससे बात कर रहा था, फिर वो गायब हो गया। ठीक है। फिर उसने सब इतने सारे लोगों को देखा और उसने कहा देखिए ये व्यक्ति है जिसे मैंने देखा था। अब सस्पेशन में भी वो उस व्यक्ति का नाम आया है, एफआईआर वगैरह जो है उसमें भी उस व्यक्ति का नाम आया है, या फिर चलो नहीं भी आया, द फैक्ट दैट ही वाज सीन बिकॉज बाय somebody and that witnessing is somehow relevant to the case makes this identification relevant, है ना। और अब उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, इट इज ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू फाइंड आउट। फिर तो ये इन्वेस्ट आईओ का काम है कि भाई किस तरह से वो इन्वॉल्व। अब लाइक आई सेड कि बहुत प्रीलिमिनरी स्टेजेस में टीआईपी को कंडक्ट करवाया जाता है, ताकि उस विटनेस की टेस्टिमनी की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इट स्टिल नीड्स टू बी corroborated, contradicted if there is a need during the trial। अब यही विटनेस अगर कोर्ट में भी इसी व्यक्ति को पहचान ले, हाँ माय लॉर्ड यही व्यक्ति था, तो ये जो पहले कह रहा था वो आज भी कह रहा है, मतलब सच बोल रहा है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये केस में किसी तरह से रेलेवेंट हो जाती है, कि पहले भी ये कह रहा था कि मैंने इसको देखा, अभी भी कह रहा है कि मैंने इसको देखा, मतलब इसका आदमी का केस में कोई ना कोई तो लेना देना था। ठीक है। तो आईओ को जो भी मटेरियल मिला है उसकी गिल्ट को किसी भी तरह से या उसके इन्वॉल्वमेंट को जिस भी तरह से साबित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना। अब इसीलिए टीआईपी को कंडक्ट करवाया जाता है। तो लेकिन टीआईपी लाइक आई सेड इज फॉलोड बाय डॉक आइडेंटिफिकेशन। इस केस में क्या हुआ कि जो विटनेसेस थे वो स्ट्रेंजर्स थे, टीआईपी कंडक्ट नहीं करवाई गई, सीधा डॉग आइडेंटिफिकेशन करवाया गया। कटघरे में खड़े हुए नजीम के लिए पूछ लिया गया, बताओ ये था जिसे तुमने देखा था? हाँ जी यही था। नाउ इट बिकम्स टू इजी। ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या किया, एक व्यक्ति के सामने चार्ट पेपर पे एप्पल बना के रख दिया और उससे पूछा कि बताओ इस चार्ट पेपर पे क्या लिखा है, क्या ये सेब है? वो कहता है हाँ जी ये सेब है। नाउ इस डज इट मेक सेंस? बिल्कुल यही बात हो गई कि इस व्यक्ति को तुमने देखा, कटघरे में खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, उससे पूछा कि क्या तुमने इसी को देखा था, क्या वो यही जा रहा था लड़के के साथ? क्या हाँ यही जा रहा था। भाई अब यही है ना कि वो स्ट्रेंजर है, कुछ भी बोल सकता है, हो सकता है वो हो सकता है उसकी बात सच हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है उसकी बात सच ना हो। पहले कभी उसने देखा नहीं है, कंप्लीट स्ट्रेंजर है। इफ if you see a person for the first time, or if you do not know a person, you are not acquainted with the person, it is quite unlikely कि आप उसे याद रखेंगे, उसके facial features को, उसके appearance को, unless something really grave happened and your own trauma led you to remember that person's face। अब यहाँ पे बस जाते हुए देखा है। द accused Nazim was seen with the 10-year-old boy as per the witness's testimony and he did not know Nazim from before। तो वो गलत भी हो सकता था।
द फैक्ट कि वो सही है या गलत है, इस चीज को टेस्ट ही नहीं किया गया, इसकी वेरासिटी को टेस्ट नहीं किया गया, यही केस का पूरा मसला था। तो कहानी हमने समझ ली, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रायल कोर्ट में इस एविडेंस पे रिलाय कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट में इस एविडेंस पे रिलाय किया गया तो नसीम को कन्विक्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में भी उस कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया गया। ठीक है, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, कोर्ट ने एम्फसाइज किया जहाँ पे अक्यूज एक स्ट्रेंजर है विटनेस के लिए और कोई टीआईपी कंडक्ट नहीं कर की गई है, तो बहुत जरूरी है कि कोर्ट बहुत एक्सट्रीम कॉशन के साथ आगे बढ़े कि भाई हमने उसके थाली में परोस के जो दे दिया सब उसी को यूज करके तो नहीं बोल रहा, मतलब हमने कटघरे में खड़े हुए व्यक्ति के लिए पूछा क्या इसी को देखा था, वो कहता है हाँ इसी को देखा था। नाउ दिस स्टेटमेंट इज टू बी रिलाइड अपॉन विद ग्रेट कॉशन बिकॉज वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि हाँ ये वही व्यक्ति है जिसको इसने देखा था, क्योंकि हाउ कैन वी कंक्लूड कि हाँ इसको याद रहा वो पर्सन, पहली बार ही तो देख रहा है भाई, क्राइम से अब देख रहा है ट्रायल में, तो उसने मेमोरी में रिटेन कर लिया वाकई वो दो लोग सेम थे, इसकी बात को माना जा सकता है कि हाँ इसने किसी को तो देखा था। अब जरूरी है कि कटघरे में ही व्यक्ति जो खड़ा है उसको देखा हो। ठीक है, देयर हैज, भाई क्रिमिनल केसेस आजकल में तो निपट नहीं जाते हैं, सालों लगते हैं, तो इसने जिस व्यक्ति को उस टाइम पे देखा था यही वो व्यक्ति है, इस चीज को कंक्लूड कैसे किया जाएगा, इसलिए बीच में टीआईबी को डाल दिया जाता है कि भाई 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स में एक ही व्यक्ति को पहचान करवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बात में कुछ सच्चाई है। आप पहले क्राइम के टाइम पे देखा, आप डॉक में देख रहे हो और उस टेस्टिमनी को कंक्लूसिव मान के उस व्यक्ति को सजा भी दे रहे हो, तो ये गलत किया गया। ठीक है, कोर्ट रिलाइड दैट ऑन द प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश्ड इन पी शशि कुमार वर्सेस स्टेट, जो कि लेटेस्ट 2024 का केस है, जहां पे ये एम्फसाइज किया गया था कि अगर टीआईपी को नहीं होल्ड किया गया है तो आइडेंटिफिकेशन, डॉग आइडेंटिफिकेशन पे रिलाई करना बहुत अनसेफ होगा। कोर्ट ने नोट किया कि डॉग आइडेंटिफिकेशन विदाउट अ प्रायर टीआईपी हैज वेरी लिटिल एविडेंशियरी वैल्यू, क्योंकि विटनेस की कोई प्रायर फेमिलियरिटी नहीं है अक्यूज्ड के साथ, तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि ही रियली रिमेंबर्स द पर्सन ही सॉ एट द सीन ऑफ क्राइम। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों विटनेसेस ने एपेलेंट को पहली बार कोर्ट में आइडेंटिफाई किया है, टीआईपी नहीं हुई है, तो डॉग आइडेंटिफिकेशन क्रेडिबल नहीं है। कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि भाई विटनेसेस की टेस्टिमनी को रिलायबल एविडेंस नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन का केस सिर्फ और सिर्फ इस टेस्टिमनी पे बेस करता है कि इसको लड़के के साथ देखा गया था और कोई एविडेंस नहीं है जो नजीम की गिल्ट को प्रॉपरली साबित करे। सोचने वाली बात है, जब चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस इतनी वीक है कि इनको वीक इनक्रेडिबल एविडेंसेस पे रिलाई करना पड़ रहा है, तो इसको बियॉन्ड डाउट इसकी गिल्ट को कैसे कंक्लूड कर लिया, हाउ डिड यू मेक इट हैपन। ठीक है, आप बियॉन्ड गिल्ट का क्या मतलब है, बियॉन्ड डाउट का क्या मतलब है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन है, व्हाट डज इट रियली मीन। इसका मतलब है कि भाई कोर्ट के पास सिवाय इस कंक्लूजन के और कोई कंक्लूजन नहीं था, मतलब इट वाज देयर वाज नो अदर कंक्लूजन पॉसिबल अदर देन द गिल्ट। कोर्ट सिवाय इस चीज के कि अक्यूज्ड गिल्टी है कोई और कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता था, वो इतना एस्टैब्लिश्ड, इतना ज्यादा मतलब confirmed conclusion था कि every other hypothesis, every other conclusion was impossible and the only thing that was possible was that the accused is guilty। जब तक ये नहीं होता तब तक कोर्ट सजा नहीं देता। अगर एविडेंस के बाद भी कोर्ट को लगता है कि नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, अभी भी मेरा पूरी तरह से मैं मान नहीं पाया हूं कि यही गिल्टी है, तो भी उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। दैट्स हाउ केयरफुली दे ट्रेड इन अ क्रिमिनल केस, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। वी आर टॉकिंग अबाउट समबडीज एंटायर लाइफ जो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी अगर इतनी सी गलती हो गई तो। इसीलिए बहुत कॉशियसली आगे बढ़ते हैं क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट्स एंड जजेस। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात है कि भाई वीक सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, वीक चेन है, सर्कमस्टांसेस की जो लिंक है वो वीक है, कुछ भी ऐसा यू नो कंफर्मिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा कंक्लूसिव नहीं है जो पजल के टुकड़ों को आप जोड़ दो और गिल्ट की पिक्चर सामने आए, ऐसा नहीं हो रहा। पिक्चर आ रही है सामने, इन्वॉल्वमेंट मान सकते हैं हम, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट क्रिमिनल था, वो इन्वॉल्वमेंट मर्डरर का था, ये नहीं आ रहा सामने।
ठीक है, तो इस बेसिस पे when the picture is not clear, when the involvement is in itself not clear, it is unfair that you convict that person on that weak chain of evidence. Circumstances fail to exclude every other reasonable hypothesis, including the innocence of the accused. Okay. कोर्ट ने ग्रांट किया बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज एपेलेंट को, इम्प्यून फाइंडिंग्स को सेट असाइड कर दिया, हाई कोर्ट की और ट्रायल कोर्ट की अपील को अलाउ कर दिया गया और एपेलेंट वर अक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, अब टीआईबी क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, आपको पता है ये सेक्शन 9 में थी, ये अब सेक्शन 7 में है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, ये है सेक्शन। ठीक है, वो फैक्ट्स जो कि केस के ट्रांजैक्शन में हुए फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी हैं, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति केस में, इस व्यक्ति का मर्डर से कुछ लेना देना है, ये फैक्ट है जो कि ट्रांजैक्शनल फैक्ट है। अब इसको मृतक के साथ मृत्यु से कुछ ही टाइम पहले देखा गया है ना। अब दिस फैक्ट समहाउ इंट्रोड्यूसेस दिस सब्जेक्ट इनटू द क्रिमिनल ट्रांजैक्शन। क्राइम में कौन कौन था, ठीक है, हु ऑल कमिटेड क्राइम, उनमें से एक का नाम सामने आया, इसको भी लेकिन मृतक के साथ देखा गया, इसको बोल दिया किसी ने, somebody said it कि this person was seen with the deceased, I saw him myself. Now this somehow introduces the fact कि भाई ये जो आदमी है ये कहीं ना कहीं क्राइम में शामिल था, ये मरने वाले के पास था, मरने वाले से पहले मिला, ये मरने से पहले उससे कुछ टाइम पहले मिला। किस कारण से मिला? जब अब ये कारण सामने आएगा तो समझ आएगा भाई उसका इन्वॉल्वमेंट और डीपर रोल उसका कितना था, ऑब्वियसली। लेकिन द फैक्ट दैट ही वाज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम इज इंट्रोड्यूस्ड, इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट कि विटनेस उसे पहचान रहा है, विटनेस उसको, उसकी आइडेंटिटी को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं मैंने इसे देखा था, मृतक के साथ मैंने इसे देखा था, जाते हुए जा रहा था वहां पे, ठीक है, उस तरफ जा रहा था, उस तरफ ही बॉडी भी मिली थी, तो इसलिए कंक्लूड कर लिया गया कि भाई ये जा रहा था, उस तरफ ही बॉडी मिली, उस तरफ ही जा रहा था, तो इसने मारा होगा। ये था केस, है ना। तो दिस इज हाउ द फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द facts which may explain the relevant facts of the transaction become relevant automatically। वही फैक्ट सेक्शन 9 सेक्शन 7 बीएसए में प्रॉपर मान लिए जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ देम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। राइट, the idea of the parade is to test the veracity of the witness or the question of his capability to identify from among several people an unknown person whom the witness had seen in the context of an offense। कि भाई ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में उस विटनेस ने उस व्यक्ति को देखा है, इस चीज को क्रेडिबल बनाने के लिए, इस चीज पे मतलब इस चीज की तफ्तीश करने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है अक्यूज को और पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन था जिसे तुमने देखा, वो कहता है मैंने इसे देखा। अब उस पर अगर वाकई शक होता है तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाता है ना, द आइडेंटिटी वर्क्स। सेटिस्फाइड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की सर्टेन पर्सन जो प्रीवियसली विटनेसेस की जान पहचान का नहीं है वो कहीं ना कहीं क्राइम के कमीशन में इन्वॉल्व है। टेस्टिमनी को कोरॉबरेट करने के लिए एविडेंस फर्निश करता है विटनेसेस कंसर्न, जो कि विटनेसेस कंसर्न जो कोर्ट के सामने देते हैं कि हाँ इसको हमने देखा था। दिस आइडेंटिटी, द फैक्ट कि इसने पहले भी पहचान लिया था, अब भी इसने पहचान लिया है, दिस बिकम्स अ रेलेवेंट एविडेंस, है ना। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करवाएगा एट द जेल एज फार एज पॉसिबल। स्टेटमेंट्स मेड बाय आइडेंटिफाइंग विटनेसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर विटनेस कोई गलती करता है वो भी गलती रिकॉर्ड हो जाती है। टीआईपी सब्सटैंटिव नहीं है, कोरॉबरेशन और कॉन्ट्रडिक्टिंग एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है बस, ठीक है। ये है केस लॉ। डॉग आइडेंटिफिकेशन क्या है? जहाँ पे विटनेस परपेट्रेटर को कोर्ट में पहचानता है और अक्यूज टिपिकली इज द ओनली पर्सन जो कि कटघरे में होता है। भाई भीड़ तो होती नहीं वहां पे, वही होता है, डॉक में वही होता है, और उस डॉक में खड़े व्यक्ति के लिए पूछ लिया जाता है बताओ यही था, वो कहता है हाँ जी यही, भले ही बना। द पर्पस इज टू डिटरमाइन कि विटनेस क्या परपेट्रेटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। सिनेरियोज जहाँ पे डॉग आइडेंटिफिकेशन परमिसिबल है अगर वो ट्रू और जेन्युइन रिकॉग्निशन के लिए है कि भाई विटनेस बहुत अच्छे से डिफेंडेंट को जानता है, ठीक है, डिफेंडेंट को उसने कुछ ऑफेंस के कुछ टाइम बाद डिस्क्राइब भी कर दिया था कि ऐसा दिखता था वैसा दिखता था,
और कोर्ट को ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि विटनेस डिफेंडेंट को अपीयरेंस की फेमिलियरिटी के बेसिस पे पहचान सकता है, तब तो डॉग आइडेंटिफिकेशन रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स थे इसलिए इम्परमिसिबल कर दिया। प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन अगर पहले ही टीआईपी हो चुकी है, परमिटेड, अगर पहली बार वो डॉग में नहीं पहचान रहा, उसको टीआईपी में भी उसने पहचान लिया था, तब भी डॉग आइडेंटिफिकेशन इज अलाउड। जनरल प्रिंसिपल, जज का डिस्क्रेशन है आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का, वो फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो। ठीक है, डॉग आइडेंटिफिकेशन विदाउट प्रायर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इज जनरली अनरिलायबल। ये है की टेक अवे एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द केस। अगले केस पर आ जाते हैं, खुशवंत कौर वर्सेस श्रीमती गगनदीप सिंधु। अब इसमें सेक्शन 1719 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो राइट टू रेजिडेंस एस्टैब्लिश करता है विमेन के लिए, उस पे चर्चा की गई। केस में क्या हुआ, गगनदीप सिद्धू की शादी सरबजीत सिंह से हुई थी 2010 में, और सरबजीत सिंह के का जो घर था, जो उसके माता पिता का घर था, वहां पे ये रहने लगे एज पर दी सोसाइटल नॉर्म्स। रिलेशनशिप सावर हो गई और यू वो व्हाट फॉलोज वही हुआ। ठीक है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप डिटीरियोरेट हो गई, दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। अब पिटिशनर्स का कहना है कि गगनदीप का जो पति सरबजीत है वो घर से बाहर चले गए थे। ठीक है, अब ये ना बड़ा नॉर्मल सा वो है, दिस इज समथिंग दैट एवरी पर्सन इज डूइंग, और कोई लॉयर नहीं भी होता तो भी वो सलाह देता है। जब भी शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कॉर्ड या कुछ लड़ाई डिस्प्यूट शुरू होता है, सबसे पहली सलाह आपको मिलती है कि भाई वो अगर डिस्प्यूट करती है, केस करती है, तो प्रॉपर्टी ले जाएगी, तो प्रॉपर्टी से खुद को बेदखल कर लो। तो माँ बाप क्या करते हैं, पब्लिकली डिसोन कर देते हैं संतान को कि भाई हमारा बेटा नहीं है ये, हम नहीं देंगे उसको कुछ। जब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर लेडी जो है वो क्लेम क्या करेगी, है ना। तो उसको उसके प्रॉपर्टी राइट्स, उसके एलिमनी, मेंटेनेंस, सबसे एक्सक्लूड करने की एक साजिश है। डजंट रियली वर्क, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि तो वहां पे बैठा हुए जज जो है वो यूं ही नहीं, उनको यूं ही बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दे सी थ्रू दे सी राइट थ्रू यू, दे सी राइट थ्रू एवरी अटेम्प्ट दैट हैज बीन मेड टू एक्सक्लूड अ फीमेल, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। खैर, इस केस पे एग्जैक्टली यही हुआ। तो जो खुशवंत कौर जो थी, उन्होंने और उनके हस्बैंड ने सन को डिसोन कर दिया कि यह हमारे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है, हम अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं देंगे, एंड वी डिसोन हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर क्लेम किया कि नहीं, ये दोनों तो घर से भी बाहर रह रहे थे, घर में भी नहीं रह रहे थे, दे लेफ्ट द हाउस। ठीक है, अब गगनदीप सिद्धू ने एक दूसरी पिटिशन, मतलब अपना वो क्लेम, दूसरी पिटिशन नहीं, मतलब उन्होंने क्लेम किया कि मैं घर से बाहर गई नहीं थी, मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया था। पहले इन्होंने पब्लिक डिक्लेरेशन किया नवंबर में, अक्टूबर लास्ट में, कि भाई हम अपने बेटे को अब डिसोन करते हैं, और फिर नवंबर 2-3 दिन बाद ही मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम अब घर से बाहर जाओ, तो हमारा बेटे से ही कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तो हम नहीं रखते। दैट इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब इसके काउंटर में खुशवंत जी ने भी एक डीवी एक्ट में कंपनसेशन के साथ एप्लीकेशन फाइल कर दी कि मुझे भी मारा पीटा जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट टू जस्ट प्रोटेक्ट वाइव्स, इट इज टू प्रोटेक्ट विमेन इन अ डोमेस्टिक सेटअप अगेंस्ट वायलेंस। कोई भी हो सकती है वो, इट कैन बी एनी वुमन। ये बहन भाइयों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन सीख कर सकती है, बेटी पिता के अगेंस्ट कर सकती है, मतलब डोमेस्टिक सेटअप होना चाहिए। उस डोमेस्टिक सेटअप में औरत को यंत्रणा दी गई, सॉरी, टॉर्चर किया गया, उसको उसे वायलेंटली ट्रीट किया गया। वायलेंस कैन कम इन एनी फॉर्म, अब्यूज हो सकता है, वर्बल वायलेंस हो सकता है, फिजिकल वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, फाइनेंशियल वायलेंस हो सकता है। So it has to be an abuse. You did not treat her properly, which constituted an abuse or violence, which she, decided to raise. Anyhow, तो अब कंपीटिंग क्लेम्स और डिस्पोजेशन पिटिशनर्स ने क्लेम किया कि मैरिटल डिस्कॉर्ड की वजह से गगनदीप और उनके हस्बैंड घर से बाहर चले गए थे। गगनदीप ने डिस्प्यूट किया था कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया था, और पिटिशनर्स का कहना था कि ये जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई और ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, मल्टीपल लीगल प्रोसीडिंग्स हुई। गगनदीप ने राइट टू रेजिडेंस डिमांड किया कि भाई मैं यहीं रहूंगी, मेरा राइट टू रेजिडेंस है। उन्होंने कहा राइट टू रेजिडेंस नहीं है, बच्चे को हम घर से बाहर निकाल चुके हैं, डिसोन कर चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। खुशवंत कौर ने भी
एक पिटिशन फाइल कर दी कि भाई मुझे भी मारा पीटा गया है, मुझे भी कंपनसेशन दिया जाए। फाइनली ये सारी की सारी जो डिसीजंस थे वो आए और ये होल्ड किया गया कि अब ट्रायल कोर्ट में कहा गया कि भाई गगनदीप सिद्धू जो कि ग्राउंड फ्लोर ऑक्यूपाई कर रखी है, वो ग्राउंड फ्लोर ऑक्यूपाई करे रह सकती हैं। शी कैन नॉट गो टू द फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब उनकी एंट्री को लिमिट कर दिया कि यू हैव द ग्राउंड फ्लोर, यू ऑक्यूपाई इट, डोंट गो टू द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे खुशवंत कौर रह रही है। ठीक है, तो राइट टू रेजिडेंस आपका मेंटेन हो जाएगा और बाकी किसी को भी परेशानी नहीं होगी। यू डू हैव द राइट। तो खुशवंत कौर से अग्रीव्ड होके फाइनली फिर हाई कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट ने फिर ये केस सुना है। अब स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क एग्जामिन किया गया। कोर्ट ने डीवी एक्ट के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को एग्जामिन करते हुए कहा कि भाई शेयर्ड हाउसहोल्ड जिसे 2S में डिफाइन किया गया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप जिसे 2F में डिफाइन किया गया, राइट टू रेजिडेंस जो सेक्शन 17 और 19 में है, उन सबको डिफाइन, उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जामिनेशन को कंसिडर किया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एक वाइफ का रेजिडेंस प्रॉपर्टी के टाइटल पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी इन लॉज एक्सक्लूसिवली ओन करते हैं, ये शेयर्ड हाउसहोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा अगर हस्बैंड के साथ वाइफ उसी घर में रहती थी जो कि इन लॉज एक्सक्लूसिवली होल्ड करते थे या ओन करते थे। रेजिडेंस ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्पोजेशन से तो शील्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइटल या प्रोप्राइटरी राइट्स को कॉन्फर नहीं कर सकते। अब कोर्ट का डायरेक्शन, कोर्ट ने सारी रिवीजन पिटिशन को डिसमिस कर दिया। ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स में कोई इलीगैलिटी या परवर्सिटी नहीं नजर आई। प्रीमाइसेस डू क्वालिफाई एज अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, जिसपे खुशवंत कौर शोर मचा रही थी कि शेयर्ड हाउसहोल्ड कैसे है, वो तो छोड़ के चला गया था घर, हमने तो उसे निकाल दिया था, शेयर्ड कैसे है। ठीक है, तो कह रहे शेयर्ड है। एंड रेजिडेंस ऑर्डर्स फेल विद इन स्टैट्यूटरी ज्यूरिसडिक्शन एंड पर्पस। कोर्ट क्लैरिफाइड कि जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो टाइटल, ओनरशिप या मैसने प्रॉफिट्स पे टच करे। सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो। जजमेंट सिर्फ एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जो डीबी एक्ट देता है उसको कंसिडर करता है। शेयर्ड हाउस होल्ड में इन लॉज की प्रॉपर्टी आएगी जहां पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। रेजिडेंस का प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी की ओनरशिप या टाइटल पे डिपेंड नहीं करता है। राइट टू रेजिडेंट सेपरेशन के बाद भी सरवाइव करता है एंड प्रोटेक्ट्स, क्योंकि एक्ट जो है वो सेपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है औरत को, इसीलिए राइट टू रेजिडेंस दिया गया है। डीवी एक्ट एलियनेशन को रिस्ट्रेन कर सकता है ताकि स्टेटस को प्रिजर्व किया जा सके। मतलब अगर खुशवंत कौर कल को प्रॉपर्टी बेचना चाहे और गगनदीप सिद्धू उस प्रॉपर्टी में रह रही हैं, तो बिना उनके रेजिडेंस को कंसिडर किए वो यूं ही आर्बिट्रेरीली प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो अनलॉफुल एविक्शन के अगेंस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टाइटल पे कोई एडजुडिकेशन नहीं देते। फ्रेश एविडेंस को रिवीजन की स्टेज पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कॉन्करेंट फाइंडिंग्स को चैलेंज करने के लिए। सो दिस वाज द केस। सिंपल केस है, छोटा सा केस है। अब डीवी एक्ट क्या है? एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए क्रिएट किया गया। ये वुमेन के राइट्स को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है जो विद इन द फैमिली किसी भी फैमिली मेंबर के थ्रू अब्यूसिवली ट्रीट की जा रही है। Preamble makes it clear that the reach of the act is that violence, whether physical, sexual, verbal, emotional or economic, is all to be redressed by the statute। 26 अक्टूबर 2006 में आया था। पर्पस क्या है? The very purpose of DV Act is to provide a remedy which is an amalgamation of civil rights of the complainant, that is the aggrieved person, remedying the civil law for the protection of women from being victims of domestic violence and to prevent the occurrence of domestic violence in the society। की फीचर्स, डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए, अग्रीव्ड पर्सन वुमेन हो सकती है, रिलेशनशिप डोमेस्टिक होना चाहिए, हाउसहोल्ड शेयर्ड होना चाहिए, राइट टू रेजिडेंस मिलता है जो कि सेक्शन 17 में है, रेजिडेंस के ऑर्डर्स मैजिस्ट्रेट सेक्शन 19 के अंडर देता है। बाकी भी बहुत रिलीफ्स हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर्स जो कि एक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस इज द केस। तो अच्छे सिंपल केस है, एक क्रिमिनल केस है, एक सिविल केस है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है उसका, तो सीधा ही सेक्शन 7 में एप्लीकेशन है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, जवाब आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग केसेस को डिस्कस करते हुए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।